Okay. So let's start a class. What were discussed in the last class, please? क्या डिस्कस कर रहे थे बताइएगा. हाँ जी. Sir, we had completed topic mistake. मिस्टेक. ओके. Yes, sir. आज हम लोग जो है वो एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. और नया टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लीज. ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमने कई बार पूछा है और आपने नोट भी कर रखा है सारी चीज़ें. बताइए बेसिक एलिमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट के. हाँ जी. Sir, that Sir, there should be two competent parties, हाँ जी. competent parties. There should be an offer and the acceptance of offer and free consent for a consider and also a consideration. कंसिडरेशन. ओके. सो कंसिडरेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो हमने बात की एग्रीमेंट क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कंसिडरेशन क्या है और इट इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. इसके बारे में हमें बेसिक एक जानकारी चाहिए कि ये है क्या चीज़. क्या बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्या, या अगर हो सकता है तो व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द एक्सेप्ट व्हाट आर द एक्सेप्शन वेयर विद नूडम पैक्टम, जिसको हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज नूडम पैक्टम. कॉन्ट्रैक्ट नूडम पैक्टम है, ये विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड. क्योंकि इसेंशियल पार्ट तो तभी हो सकता है जब कहीं पर लिखा हो ये. क्यों? क्योंकि कहीं पर लिखा हो कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, तब ये मानेंगे कि हाँ इट इज़ अ साइन क्वे नन. कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है, कंसिडरेशन एक बेसिक एलिमेंट है, एक इसेंशियल एलिमेंट है. ये इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. यानी कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब एग्रीमेंट के साथ कंसिडरेशन होना जरूरी है. एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड. सो इट इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ये एक इसेंशियल एलिमेंट है. और एग्रीमेंट इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का. कंसिडरेशन एग्रीमेंट का इसेंशियल एलिमेंट है. कहीं ऐसा है जो कोई सेक्शन है, इज देयर एनी सेक्शन वेयर दिस इज रिटन? Yes, sir. It is given under Section 25 of the Indian Contract Act. ओके ओके. जस्ट प्लीज नोट डाउन. हेडिंग डाल लेंगे आप कंसिडरेशन ऑफ कंसिडरेशन. एंड प्लीज just read the just note down the marginal heading. Section 25. Section 25. An agreement without consideration is void. An agreement without consideration is void. An agreement without consideration is void. इसके नीचे 3 पॉइंट लिखेंगे जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं कहीं पर भी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं. अगर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और आपको लिखते समय भी काम आएगा. फर्स्ट इज कंसिडरेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन is one of the essential part of the contract. It is price for the promise. It is price for the promise. Based on the Latin maxim quid pro quo, which means something for something. It is price for the promise based on the Latin maxim quid pro quo, which means something for something. It is a value received. It is value received as incentive for the promise. It is value received as incentive for the promise. तो
अगर हम बात करें बहुत सिंपल टर्म्स में, किसी को समझाना है कि कंसिडरेशन क्या होता है, वी विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ सेक्शन 2D where the consideration is defined in Indian Contract Act 1872. हम एक जनरल सी बात कर रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ करें, लेकिन आप हमारे लिए उसके बदले में क्या करेंगे, दिस इज अ कंसिडरेशन। क्या समझ में आया मिताली? अगर हम आपके लिए कुछ करते हैं तो उसके बदले में आप हमारे लिए क्या करेंगे, जो भी आप करेंगे, और अगर वो मुझे एक्सेप्टेड है तो ये दिस इज अ कंसिडरेशन। अगर हम इसको तोड़ेंगे वर्ड को, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? कंसीडर, दिस वर्ड इज जनरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड कंसीडर। कंसीडर मीन्स कि अगर मैं आपको समझ रहा हूं तो आप मुझको किस तरीके से समझेंगे, दिस अंडरस्टैंडिंग इज अ कंसिडरेशन। क्या है ये वर्णिका? This understanding is This consideration. understanding is consideration. Okay, and this is based on the Latin maxim that is a quid pro quo, something for the something. Okay, अब बात आती है कि क्या कोई जूरिस्ट ऐसा है जिसने इसको डिफाइन किया हो कि व्हाट इज अ कंसिडरेशन? तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि जुडिशरी के लिए जितना लिमिटेड जानेंगे उतना अच्छा है। बताने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा है, अब बहुत सारे राइटर, बहुत सारे जूरिस्ट हैं, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो जूरिस्ट हैं ब्लैकस्टोन, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मुझे उससे अच्छी डेफिनेशन नहीं लगी कोई। क्या है? अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी, अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू अदर। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन इज, देखिए पता है, आप लोग बोला करिए, सच में बता रहा हूं मैं आपको कि आप लोग मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मतलब जो क्लास हमारी पीछे चल रही थी उसके मुताबिक आप लोगों का परफॉर्मेंस नहीं है, ना ही आपका कोई पार्टिसिपेशन है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। हाँ जी, क्या बताया मैंने? अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, कंसिडरेशन इज The recompense given by the party contracted to other. आप लोग कहीं बाहर आप लोग हैं प्रवीण, आपकी बहुत नॉइज आ रही है। मुझे लगता है या तो तैयारी कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की। वर्णिका, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर एक्चुअली मेरा पेन खराब है, उसको रिपेयर कराता है। ओके, इट्स ओके, एक लोगों की प्रॉब्लम है ये। मुझे लगता है या तो सब लोग, तुम लोग तैयारी कंप्लीट कर चुके हो और अब ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, ऐसा मुझे लगता है। कम से कम पार्टिसिपेट करोगे तो कुछ दिमाग में जाएगा, कुछ याद रह जाएगा, ठीक है? Sir, I missed it, so I'm just waiting for someone to repeat it. हाँ, एक्चुअली क्या है ना, जब आप नहीं करेंगे पार्टिसिपेट तो फिर पढ़ाने में कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये ऑनलाइन क्लास है प्लीज़, पता है? आप लोग ये सोचा करिए कि सामने वाला जो बता रहा है, कम से कम आप अपनी बारी अपने आप ही कम से कम देख लिया करिए। ऐसी क्लासेस नहीं चल रही थी, आई एम वेरी सॉरी। जिस तरीके की क्लासेस चल रही हैं इस तरीके से मैं नहीं पीछे पढ़ा रहा था। या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं अभी, आप अपने और इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं अभी, तो वो इम्पोर्टेंट काम करिए, फिर क्या मतलब है फिर इसका? पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, आज नहीं कल पढ़ेंगे, फिर जा करके क्या करेंगे? ऐसे कैसे चल पाएगा ये बताइए? हाँ जी, क्या बताया था मैंने? अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, The recompense given by the party contracting to other. ओके, इसका मतलब क्या है कि कंसिडरेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू अदर। हाँ जी, वर्णिका समझ में आया कि रिकम्पेंस गिवन बाय वन पार्टी टू द अदर, ये कंसिडरेशन है। अब बात आती है कि ये तो ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन है, ये आप मेंस में लिखेंगे तो काम आ जाएगी। प्रियंका, मेरी बात समझ रहे हैं आप? Yes, sir. ये आप लिखेंगे मेंस में तो काम आ जाएगा। शुरुआत करेंगे आप यहाँ से तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है। क्या कोई केस लॉ ऐसा है जहां पर इसको डिफाइन किया गया हो, कोई इंग्लिश केस लॉ जहां पर, क्योंकि ये आपको पता है कि 1872 का लॉ है, तो सेक्शन 2D तो बाद में आया ना वर्णिका? क्यों? Yes, sir. सेक्शन 2D तो 1872 में आया।
इससे पहले कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी जा चुकी होगी ना कहीं पर, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ है वेयर द वर्ड कंसिडरेशन हैज बीन डिफाइंड? देयर इज वन केस लॉ, Kuri versus Misa. Note down. In the case of Kuri versus Misa, CURRIE, Kuri versus Misa, MISA. एक बार वेरीफाई कर लेना केस को. Kuri versus Misa, it's English case where the word consideration has been defined by the court. क्या कंसिडरेशन को डिफाइन किया है? प्लीज नोट डाउन. इसको इन्वर्टेड कॉमा में नोट करेंगे. देखिए आप लिखेंगे कुछ भी, लेकिन अगर आपने एक बार ये लिख दिया, द वर्ड हैज़ बीन डिफाइंड इन द इंग्लिश केस कुरी वर्सेस मीसा, कंसिडरेशन इज डिफाइंड. अब देखिएगा क्या है इसका मतलब, एक बार प्लीज नोट डाउन. अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ द लॉ, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन in the sense of law may consider either in some right, comma interest, comma profit or benefit, or some forbearance, comma detriment, comma loss, or responsibility suffered or undertaken by the other. एक बार रिपीट करिएगा. हाँ जी. Sir, please Okay, repeat it okay, and okay. please a Okay. little slow. A valuable consideration in the sense of the law may consider either in some right, comma interest, comma profit or benefit accruing to the one party, comma or some forbearance, comma detriment or loss, comma or responsibility suffered or undertaken by the other, inverted comma close. हाँ जी. तो किस केस में इसको डिफाइन किया गया प्लीज? हाँ जी वर्णिका. Sir, Kuri versus Misa. कुरी वर्सेस मीसा. ओके. अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, क्या ब्लैकस्टोन ने बताया था क्या है कंसिडरेशन? मिताली. हाँ जी. Sir, it is consideration is the recompense given by one party to another. अनदर. हाँ जी. तो ये आपने देखा कि आपने एक जूरिस्प्रूडेंशियल देख लिया डेफिनेशन, दूसरी आपने जजमेंट में देख ली, और लैटिन वर्ड में आपने देख लिया कि इसका मतलब क्या है. इसके बाद अब हम बात कर सकते हैं कि व्हाट इज द लेजिस्लेटिव प्रोविजन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये वर्ड डिफाइंड है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये क्या है और कहाँ दिया गया है और क्या इसकी डेफिनेशन है. तो प्लीज नोट डाउन. सेक्शन 2D डिफाइंस द वर्ड कंसिडरेशन. Section 2D defines the word consideration, and क्वेश्चन फॉर्म में लिख लेंगे. द इसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन. क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे. द इसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कंसिडरेशन. क्या इसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं कंसिडरेशन के लिए? जस्ट नोट डाउन. The consideration in Indian Contract Act must be given डैश दे करके एक लाइन नीचे खींचेंगे, और फर्स्ट पॉइंट है must be given at the desire of the promisor, second, by the promisee or any other person, third is
maybe, consideration may be past, present or future. Consideration may be past, present or future. This should be in some act or abstinence or promise. Sir, this should be in This should be in some act, abstinence or promise. This should be in the form of some act or abstinence or promise. इसका मतलब क्या है? कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए या फिर कोई वादा करना, ये सारा कंसिडरेशन में आता है. ठीक है. एंड लास्ट इज इट मस्ट बी रियल. इट मस्ट बी रियल and has value in the eye of law, but not illusory. But not illusory. And the last is, it must be lawful. It must be lawful. तो ये तो हमने देखा कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट व्हाट रिक्वायर्ड फॉर द कंसिडरेशन. क्या क्या पता चला मिताली? हाँ जी. Am I audible, मिताली? yes sir. मिताली, am I audible? इस तरीके से आपकी क्लास नहीं चल पाएगी, पता है, मुझे लगता है ऐसा. चलिए, इट्स ओके, देखते हैं कितने दिन चलता है ये. इतना लेट आपका रिप्लाई आएगा तो क्लास नहीं हो पाएगी मिताली, पता है. सॉरी सर. आप इस तरीके से अगर लीनियंसी ले रहे हैं कि नहीं मैं मार्केट में हूँ क्लास के समय या कहीं भी हूँ इधर उधर, क्लास ऐसे नहीं चल पाएगी. कहानी सुनने के लिए क्लास नहीं है ये, और मेरे भी टाइम की वैल्यू है, ऐसा नहीं है. ठीक है, मैं भी जाकर के अभी बाजार चला जाऊं, या तो मैं क्लास नहीं लेता हूं या लेता हूं तो फिर मन से लेता हूं क्लास. सर आई एम सॉरी सर बट आई हैव एन एक्सप्लेनेशन. चलिए, इट्स ओके. हाँ जी, एक बार रिपीट करिएगा वर्णिका. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कंसिडरेशन? क्या एसेंशियल एलिमेंट है जो कंसिडरेशन के लिए रिक्वायर्ड है? क्या होना चाहिए? The consideration must be given, और फिर उसके बाद arrow है, at the desire of the promiser, by the promisee or any other person. Consideration may be past, present or future. This should be in some act, must be real and has value in the eyes of the law but not illusory. It must be lawful. ओके, इट मस्ट बी लॉफुल. अब अगर बात करें कि आपसे कोई पूछ देता है कि क्वेश्चन क्या आ सकता है मेंस में, जैसे कि मैंने अधिकतर देखा है कि डेफिनेशन जो दी गई है 2D में बहुत ही घुमावदार डेफिनेशन है. कैसी है? बहुत ही एक कर्विंग डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन को आप सीधा सीधा लिख नहीं सकते हैं आप. ठीक है, तो याद भी नहीं कर सकते हैं सबके सब लोग कि पूरी उस डेफिनेशन को रट लीजिए और जाकर के लिख दीजिए. तो जो चेक करेगा वो भी समझ जाएगा कि आपने रट के लिखी हुई है. जस्ट रीड द सेक्शन 2D प्लीज, एनीवन. yes sir. हाँ जी, जस्ट रीड द सेक्शन 2D. Yes, sir. Section 2D, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. ओके, आई थिंक वर्णिका, अगर आप पढ़ेंगे डेफिनेशन को तो यू हैव कवर्ड द होल डेफिनेशन. आपको एलिमेंट से पता चल गया सारे क्या हैं, कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बाय द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, डस, हैज, आपने देखा ना, प्रेजेंट के बाद क्या है? पास्ट, Past and future. एंड फ्यूचर, तीनों है. तो क्या है? कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम एक्ट और एब्स्टिनेंस, कुछ करना कुछ ना करना, और डूइंग सम प्रॉमिस,
कोई प्रॉमिस करना या प्रॉमिस ना करना, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो दिस ऑल एलिमेंट एट द डिजायर ऑफ द promisor, by the promisee or any other person, for the past, present or future, in the form of some act or abstinence, do any promise, does any act, has done any act, will does any act, will do any act. तो ये सारी चीज़ें आपने देखी कि इसे हम कह सकते हैं कि प्रॉमिस को भी हम कंसिडरेशन मानेंगे. एंड दिस मस्ट बी रियल, नॉट इल्यूजरी एंड लॉफुल. कैसा होना चाहिए? दिस मस्ट बी रियल, नॉट इल्यूजरी And lawful. एंड लॉफुल. तो एक वर्ड यहां पर हमें पकड़ में आया है जो जिसको हम देख सकते हैं, लॉफुल. व्हेन कंसिडरेशन शैल बी लॉफुल, the object of consideration and the object of contract, object of agreement shall be lawful. Section 23 और 24, जस्ट प्लीज एक बार 23 में जाइएगा. सेक्शन 23. Yes, sir. हाँ जी, Section, sir, पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी. Yes, sir. Section 23, what consideration and objects are lawful and what not. ओके, यहां पर आपको एक पॉइंट सिर्फ मिला है कि कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. वर्णिका, तो कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. व्हाट कंसिडरेशन इज लॉफुल? कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा कंसिडरेशन लॉफुल है, कौन सा नहीं लॉफुल है? दैट इज गिवन वेयर, यहीं पर से आप लिख देंगे. सेक्शन 20, सेक्शन 23. सेक्शन 23 को एक बार देखेंगे. जब बात कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट में, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए अकॉर्डेंस विद सेक्शन 23. 3, sir. सेक्शन 23. 23. सेक्शन 23. सो व्हाट कंसिडरेशन आर लॉफुल? किन कंसिडरेशंस को लॉफुल मानेंगे? जस्ट सी द लिस्ट. किन को मानेंगे लॉफुल कंसिडरेशन? प्लीज एक बार देखिएगा, रीड करिए. Yes, sir. हाँ जी. The consideration or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law or is of such a nature that, if permitted, it would defeat the provision of any law, or is fraudulent, or involves or implies injury to the person or property of another, or the court regards it as immoral or opposed to public policy. In each of these cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. ओके, तो आपने देखा कि एक टेस्ट दिया गया है कि कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनके जरिए आप पता कर सकते हैं कि दिस कंसिडरेशन इज अनलॉफुल. कैसे, कौन कौन से टेस्ट हैं वो एक बार देखिएगा. व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ. आप अगर चाहें तो साइड में एक छोटा सा कॉलम बना करके लिख सकते हैं कि कंसिडरेशन इज अनलॉफुल व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, in any way it defeats the provisions of any law. Third, it is a fraudulent. Fourth, involves or imply any injury to the person or property. It's immoral or opposed to the public policy. बस इतना ही लिखना है आपको. देखिए बहुत कम लिखना है, दिमाग में ज़्यादा रखना है, क्योंकि वहाँ जाकर के आपको बढ़ा देना है उतना. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मिताली, क्या है? Yes, sir. आपको पॉइंट्स पता है, उन पॉइंट्स के ऊपर आपको बढ़ा देना है. कि देखिए इलस्ट्रेशन बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, अभी एक नया चैप्टर इसको हम डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पर सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने आपको बताया. क्या है कि जब बात आई कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, नॉट इल्यूजरी, it must be lawful, then how you will decide it's a lawful or it's unlawful? This shall be in accordance with the section 23. And when consideration is unlawful, when it is forbidden by law, defeat the provisions of any law, fraudulent, and the fourth is हाँ जी, Implies injury to the person. implies or property. involves the injury to person or property, and the last is Court regard as immoral or oppose the public policy. इतना आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, इतनी बात तो हो गई. इसमें बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इससे ज़्यादा लिख भी नहीं सकते आप मेंस में, जितना मेरा मानना है. मेरी बात समझ रहे हैं आप? अंकित,
इससे ज़्यादा Yes, sir. मेंस में नहीं लिख सकते आप। जितना मैं अभी आपने डिस्कस कर लिया ना, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आप उठा करके देखेंगे तो इससे ज़्यादा आप नहीं बता सकते वहाँ, आपको इतना भी याद नहीं रहता है वहाँ। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं प्रियंका? आपको पता Yes, है, sir. आपको अच्छे से पता है, आपने मेंस दिया है, तो इससे ज़्यादा आप अगर इतना भी अगर आप अपने दिमाग में रिटेन कर लेना तो मुझे लगता है कि आप मेंस का आंसर बहुत अच्छा लिख करके आएंगे। अभी अभी बताना बाकी है बहुत कुछ मुझे। ठीक है, बताना क्या बाकी है? दो चीज़ें। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड। अंकित, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर, दो केसेस हैं, दोनों पर एक एक केस है। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। तो इसमें कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या मिताली? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर और एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। हाँ जी, कोई डिफरेंस है क्या इस वर्ड में? चलिए एक एग्जांपल हम देते हैं। आप लोग कंटेंट ओपन करेंगे, जस्ट सी द फर्स्ट केस, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इस केस को नोट करिए। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, केस नीचे लिखिए, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, एंड जस्ट ओपन द कंटेंट एंड रीड द जजमेंट प्लीज। Sir, Durga Prasad versus? बलदेव। Yes, sir. हाँ जी, वर्णिका एक बार प्लीज कंटेंट में जाकर के देखिएगा, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। आप लोगों को मिला या नहीं मिला प्लीज? Yes, sir. मिल गया। हाँ जी, हाँ जी, एक बार रीड करिए, बहुत आराम से रीड करिएगा और सभी लोग समझेंगे। हाँ जी। Durga Prasad versus Baldev fact. The plaintiff, on the order of the collector of a town, built at his own expense certain shops in bazaar. Okay. The shop Just wait. A plaintiff at the order of collector of ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर। आपने देखा होगा कि जो बाजार होती है, मार्केट होती है, गांव शहर, गांव की मार्केट आप लोगों ने देखी होगी, ओपन मार्केट होती है, दुकानें नहीं होती हैं। क्यों? देखा है आपने अंकित? खाली जमीन पड़ी होती है और उसके ऊपर लोग आते हैं और बैठ करके दुकान लगाते हैं अपनी और उसके बाद वो चले जाते हैं। ऐसा देखा आपने कहीं? ओपन Yes, sir. मार्केट, ओपन मार्केट, वहाँ बनी नहीं होती दुकानें, मतलब जैसा शहर में दुकानें बनी होती हैं, रोड के किनारे सब दुकानें सीमेंटेड बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है, ज़मीन खाली पड़ी होती है, मैदान, और उस मैदान में फील्ड में वो लोग बैठ के दुकानें लगाते हैं। इज इट क्लियर? आपने देखा है नहीं देखा है मुझे नहीं पता है, आप जाते होंगे ना, सब्जी की मार्केट जाते होंगे तो जरूर देखते होंगे खासकर। तो अगर इस मार्केट में बहुत धूप होती है और एक कलेक्टर आकर के देखे, अरे इतना सारा धूप होता है, लोग 12 बजे से बैठे हुए हैं, तो उसने कह दिया एक बाजार मालिक से कि अरे दुकानें बनवा दीजिए, लोगों को छांव मिल जाए। तो एट द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर, प्लेंटिफ हैज मेड सम शॉप्स, और उसके बाद जब वो शॉप्स में लोग बैठने लगे तो उसने क्या किया कि चार्ज करना शुरू कर दिया। हाँ, अब रीड करिए प्रवीण प्लीज। Okay, sir. The shops came to be occupied by the defendant who, in the consideration of a plaintiff having expended money in the construction, promised to pay him commission on articles sold through their agency in the bazaar. Plaintiff action to recover the commission was rejected. ओके, द डिफेंडेंट ऑक्युपाइड द शॉप। डिफेंडेंट का मतलब सब्जी बेचने वाला जो भी व्यक्ति है, अगर वो, तो उसने उस दुकान को ऑक्युपाई किया और कह दिया कि देखो हम इसमें बैठेंगे और हम आपको कमीशन देंगे जो बेचेंगे यहाँ। इज इट क्लियर वर्णिका? लेकिन वो Yes, sir. जो दुकानें कंस्ट्रक्ट हो रही थी किसके ऑर्डर पे हो रही थी? किसके ऑर्डर पे? कलेक्टर के ऑर्डर पे हो रही थी। लेकिन उसी मिड टर्म में ही, बीच में ही, एक सब्जी वाला जिसने देखा कि आप बना रहे हैं तो उसने कहा सर हम बैठेंगे इस दुकान में और हम आपको कमीशन भी देंगे, आप बनवा रहे हैं अपने खर्चे से, मैं इस पे कमीशन दूंगा। प्लेंटिफ क्लेम्ड कमीशन फॉर द आर्टिकल सोल्ड इन दैट शॉप, he refused to give. Now what is this? This is at the desire of the promiser or any other person. किसके डिजायर पर बनाइए?
The desire of collector. It is not at the desire of the promisor. Promiser. promiser promiser is, कौन promiser है? Defendant is promiser. Yes, sir. It is not made on the desire of the promiser. It is made on the request or order of the collector. So, whether he is bound to pay or not, whether it is a good consideration or not. Is it good consideration, Mitali? Consideration should be from the consideration should be at the desire of the promiser, but consideration is not at the desire of the promiser. ये किसके नाम से किया गया था? ये कलेक्टर ने ऑर्डर किया था. प्लीज एक बार प्रवीण पूरा रीड करेंगे, आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार बताइएगा. हाँ जी. So, in fact, the plaintiff, on the order of a collector of a town, built at his own expense a certain shop in a bazaar. The shop came to be occupied by the defendant, who, in consideration of a plaintiff having expended money in the construction, promised to pay him commission on articles sold through their agency in the bazaar. The plaintiff's action to recover the commission was rejected. No. What was held in this case? It was held the only ground for making of a promise is the expense incurred by the plaintiff in stabilizing the gunge, but it is clear that anything done in that way was not at the desire of a defendant so as to constitute consideration. The act was a result not of a promise but of the collector order. ओके. तो यहाँ पर क्या समझ में आया वर्णिका, एक बार बताइएगा. किस लिए पैसा नहीं देना पड़ा? Am I audible? हाँ जी. So, क्यों पैसा नहीं देना पड़ा? इन दिस केस दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, बिकॉज ऑफ देर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम एट द रिक्वेस्ट ऑफ एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. कंसिडरेशन कैसा नहीं था? Not in the desire of the promiser. प्रोमिसर की डिजायर पर ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये प्रोमिसर के डिजायर पर नहीं हुआ था, कलेक्टर के ऑर्डर पर हुआ था. इसलिए कंसिडरेशन कैसे होना चाहिए? इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ द Promiser. प्रोमिसर. Yes, sir. हाँ जी. ये चीज समझ में आई आपको? नहीं वर्णिका, आप लोग प्लीज. सर समझ आई. आई समझ में सर ना? एक बार हाँ. सर किसी इलस्ट्रेशन से अभी please अभी 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 दूसरा केस, जब हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे तो ये आपको बात समझ में आ जाएगी. एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, प्लीज इसमें आपको समझ में आएगा. देखिए वर्णिका, प्लीज जस्ट गो टू द केदारनाथ वर्सेस केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गौरी मोहम्मद, प्लीज. प्रवीण, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस? वन फर्स्ट केस इज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, सेकंड इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर. हाँ जी. Sir, read करें. हाँ जी. हाँ जी. Kedarnath Bhattacharya ji versus Gauri Mohammed. Fact: it was thought advisable to erect a town hall at Hurra provided sufficient subscription could be got together for the purpose. To this end, the commissioner of a Hurra municipality set out to work to obtain necessary fund by the public subscription. ओके प्लीज रुक जाइए. प्रियंका, Yes, sir. इन द केस केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गौरी मोहम्मद, म्यूनसिपैलिटी ने एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म निकाला कि क्लॉक टावर बनाया जाए, और सब्सक्रिप्शन के ऊपर साइन लिया कि सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, और वो कंट्रीब्यूशन क्या है? बाइंडिंग रहेगा. जैसे कि क्लॉक टावर में अगर 10,000 रुपए लगने हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आसपास के लोग 10,000 रुपए का साइन करें, कल दे दें, आज दे दें, या फिर बनने से पहले वो कभी भी दे दें. इज इट क्लियर वर्णिका? Yes, sir. Now, सर इसमें now, just see. This subscription was taken. Subscription was taken by the one person. He has signed, I will pay 100 rupees for the construction of town hall. ईंट गिट्टी मोरंग बनने के लिए आ गई, on the faith of the signature that he will pay 100 rupees.
and town hall became the construction of town hall has been started. Okay, but when construction was started, he refused to give 100 rupees. Now this is at the desire of the promiser. क्यों वर्णिका, Yes, sir. क्या है ये? मिताली, Sir, at the request of the promiser. at the request of the promiser. As the order of the promise. ये जो सब्सक्रिप्शन है, जो आपने सब्सक्राइब कर दिया, ये सब्सक्रिप्शन आपके फेथ पे आप बनाने का ऑर्डर हो गया, ठीक है? तो ये क्या है? यहां पर जो बात आप देख रहे हैं, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, दिस इज डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. क्यों? ये क्या है? दिस इज अ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. Yes, sir, it would be a desire. इट्स अ डिजायर, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, Sir, it's a desire. इट्स अ डिजायर. मिताली, आपको समझ आ रहा है ये? In this Yes, sir. case, this is a desire of the promiser. You sign on the paper and you have promised that I will pay 100 rupees for the construction of town hall. It's a desire. At the desire of the promiser, construction was started. You and on the faith, on your faith, construction was started. You should have to pay. But in the first case, in Durga Prasad versus Baldev, that was not on the desire of the promiser. That was on the order of the collector. Is it clear? This is not a request. This is a desire. Is it clear? मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी, हाँ जी, आपको समझ में आया? मिताली, Yes, sir. आपने जब सब्सक्रिप्शन पे साइन किया तो ये क्या था? आपकी डिजायर थी ना? Yes, sir. आपने जब सब्सक्रिप्शन पे साइन किया तो क्या था? दिस इज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. पैसे नहीं दिए लेकिन बट यू हैव मेड अ प्रॉमिस ऑन योर फेथ दैट वाज स्टार्टेड. But in a first case, Durga Prasad versus Baldev, construction of the shop was started on the order of collector, Collector. not at the request of the person, defendant, who has occupied the shop. Are you getting my point? Yes, sir. So this is a difference, that consideration must be at the desire of the promiser. जो भी है at the desire of the promiser start होना चाहिए. Is it clear? Yes, sir. तो ये दो केसेस आपको याद रखने हैं. कौन कौन से केसेस हैं ये? Sir, Durga Prasad versus Baldev and Kedarnath Bhattacharya versus Gauri Mohabbat. केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गौरी मोहम्मद. ओके, अब इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज अब आ जाती है, जो है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एंड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यहीं पर हमें डिस्कस करना है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एंड प्रिविटी. Sir. हाँ जी, हाँ जी, यस सर सर. कोई एग्जांपल एट द रिक्वेस्ट वाला भी दे दीजिए कोई एग्जांपल. प्रवीण, एक्चुअली क्या है, जो आपने बात की इसमें एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं. एग्जाम्पल आपको मिलेगा केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गौरी मोहम्मद में. ठीक है, अगर हम बात करें कि सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट नहीं है, प्रवीण मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपको कोई लेकर के आपके पास आता है कि मंदिर का चंदा, मंदिर बनवाना है और हम मंदिर बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर सभी लोग, एक ग्रुप के 50 लोग हो, अगर सब लोग 10,000 रुपए की व्यवस्था कर दो तो मैं बनवा दूंगा. प्रवीण, यस सर. तो ये क्या है? अगर आप प्रॉमिस करते हैं, अगर आप साइन करते हैं सभी लोग, 50 लोग मिल करके कि हाँ हम 50-50 रुपए देंगे, या 10-5 हज़ार रुपए देंगे, या 500 रुपए देंगे, तो दिस इज एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिस. इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट. ये रिक्वेस्ट नहीं है. क्या है ये? इट इज अ डिजायर ऑफ इट इज अ डिजायर ऑफ द प्रॉमिस. आपको समझ आया प्रवीण? नहीं आया ये? यस सर, क्लियर है वो. हाँ, बहुत एक सिंपल सी चीज है. अब इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन. अब हम बात करते हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या है ये.
क्या जनरली मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक जनरल प्रिंसिपल है कि ए एंड बी दो पार्टी है, तो अगर झगड़ा होता है तो इसमें केस कौन कर सकता है? अगर झगड़ा होता है कोई, इफ एनी डिस्प्यूट केम इनटू एग्जिस्टेंस देन, या फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर इन्फोर्स कराना है तो कौन करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स? मिताली, ए और बी? क्यों? Party to the contract. Party to the contract, this is general rule. Okay, with a third party to contract can enforce contract? हाँ जी, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एक जनरल रूल है। तो कंसिडरेशन भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर ए एंड बी, इफ ए एंड बी इज मेकिंग, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, दे आर एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग, सेम फैक्ट जो भी है, एंड तो कंसिडरेशन, हु विल गिव द कंसिडरेशन? जनरल रूल इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? Yes, sir. लेकिन इंडिया में क्या है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है। क्या है? थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है, बिकॉज सेक्शन 2D क्या कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्या कह रहा है? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बाय द प्रोमिसी और एनी, बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। क्यों? एनी अदर पर्सन में गिव, Yes, sir. दे सकता है ना। तो आपको पता चला कि थर्ड पार्टी दे सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी इन्फोर्स नहीं करा सकती। क्यों? कंसिडरेशन दे सकते, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। हाँ जी, एक चीज हम प्लीज नोट करेंगे, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, हेडिंग डालेंगे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, आपको लिख करके समझ में आएगा। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, एरो देंगे, थर्ड पार्टी में गिव कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है? थर्ड पार्टी में Give consideration, sir. गिव कंसिडरेशन, एरो देंगे। देयर इज वन केस लॉ, डट्टन वर्सेस पूले, डट्टन वर्सेस पूले, DUTTON, डट्टन वर्सेस पूले। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन is applicable, privity of consideration is applicable Sir, privity of consideration is applicable. privity of consideration is applicable held in privity of consideration applicable under common law, under common law. This was first time propounded in 1677 in Dutton versus Poole. इसको थोड़ा सा आप स्टेटमेंट क्लियर कर लीजिए। इन द केस ऑफ डट्टन वर्सेस पूले in 1677 the court held that privity of consideration is applicable in English common law. Is that clear? अंकित, क्या लिखा आपने? अभी सुन रहे थे सर, लिखे नहीं थे। हाँ, So this was first time propounded in 1677 that privity of consideration is applicable under common law. इंग्लिश कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है कि इन 1861, थोड़ा स्पेस दे करके नोट करेंगे, इन 1861 इन ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, इन 1861 ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, the court of Queen's Bench, the court of Queen's Bench refused to follow this principle. The court of Queen's Bench refused to follow this principle and formulated the privity of contract, formulated the privity of contract and held no third party can enforce the contract.
स्पेस देकर के थोड़ा सा नीचे और लिखेंगे, दिस प्रिंसिपल वॉज अफर्म्ड, दिस प्रिंसिपल वॉज अफर्म्ड, दिस प्रिंसिपल वॉज अफर्म्ड in Dunlop Phonetic Tyre Company Limited. This principle was affirmed in Dunlop Pneumatic इसका नाम है Dunlop Pneumalatic Tyre Company वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड। तो वापस आते हैं कि डट्टन वर्सेस पूले में ये प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल जनरेट हुआ? प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, कि थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है, ठीक है। लेकिन 1861 में ट्विडल वर्सेस एटकिंसन में इसको रिजेक्ट किया और इस प्रिंसिपल को मानने से मना किया और बोला कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल है, और सॉरी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है, और ये क्या है? नो थर्ड पार्टी कैन एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। This principle was affirmed in the case Dunlop Phonetic Tyre Company Limited versus Selfridge and Company. Tudor versus Atkinson को ही उन्होंने क्या किया? कंफर्म कर दिया। अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक बार आप लोग जाएंगे, कंटेंट पर देखेंगे, डनलॉप फ्यूनेटिक टायर कंपनी लिमिटेड के फैक्ट एक बार देखेंगे कि क्या फैक्ट हैं इसके। डनलॉप फ्यूनेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड। वर्णिका। हाँ जी Sir, can you please repeat the name? डनलॉप फ्यूनेटिक टायर कंपनी लिमिटेड, सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड। पेज नंबर 82 पे। Found it. हाँ जी Sir, shall I read it? हाँ जी हाँ जी, एक बार रीड करिएगा। Beneficiary under the trust or charge or other agreements. One नो नो of नो, the 82 डनलॉप फ्यूनेटिक टायर कंपनी लिमिटेड। sir, 82, पेज नंबर 82। So the plaintiff sold certain goods to one due and company and secured an agreement from them not to sell the good below the list price, and that if they sell the good to another trader, they would obtain from him a similar undertaking to maintain the price list. Due and company sold the motor tires to the defendant, who agreed not to sell the tires to any private customer at less than the list price. The plaintiff sued the defendant for breach of contract. एक आपको पता होगा कि जब होलसेलर बेचता है कोई चीज़ तो बताता है कि इससे कम दाम में नहीं बेचना है। क्यों? क्योंकि मार्केट खराब होती है। क्या है? होलसेलर उसने कहा कि आपको मैं ये सामान डिलीवर कर रहा हूँ, जैसा कि प्लेंटिफ डनलप एंड कंपनी sold certain goods to one due and company and secured an agreement from them not to sell the goods below the list price, and that if they sell the goods to another they would obtain from a similar undertaking. ऊपर से उन्होंने एक सेल की और मार्जिन तय किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट मिताली? आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात कर सकते हैं। आपने देखा गांव में कोल्ड ड्रिंक बर्फ लगाने का भी पैसा लेते हैं, प्रवीण। Yes, sir. जैसे कि अगर वो 10 रुपए की बॉटल है, 10 रुपए की अगर बॉटल है तो 1-2 रुपए एक्स्ट्रा कहते हैं कि अरे इसको ठंडा करने में 2 रुपए लग रहा है। दिवेंदु, am I audible? यस सर। तो वो 2 रुपए कहते हैं कि ये ठंडा करने में लग रहा है, लेकिन MRP कितना पड़ा हुआ है उस पर? हाँ जी, रेलवेज में अभी भी होता है ऐसा होता है। चलिए, ये तो ओवर एक्सेस अमाउंट लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी कीमत अगर हम बात करें तो MRP से काफ़ी कम होती है। MRP से क्या होती है? काफ़ी कम होती है। जैसे अगर मेडिकल में हम अगर देख लें तो रिटेल का अलग प्राइस है और होलसेल का अलग प्राइस है।
तो जो होलसेलर है, अगर उसने 10,000 प्रोडक्ट अगर किसी को डिलीवर किए तो बोला कि देखिए ऐसा है, आपको मैंने अगर दे दिया है ना, तो जिसको बेचना है उसको बोलना कि एक लिमिट है इसकी, एक रिटेल पे बेचने की, उस रिटेल प्राइस से कम का नहीं बिकना चाहिए अगर आप किसी प्राइवेट को भी दे रहे हैं तो। ऐसा मत करना कि आपका दोस्त है तो उसको 50 रुपए का ही दे दीजिएगा। प्रवीण, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मास्क की कीमत 60 पैसे है। कितने पैसे है सर्जिकल मास्क की कीमत? हाँ जी, कितने हैं? 60 60 पैसे। लेकिन रिटेल में कितने का बिक रहा है? 5 रुपए का बिक रहा है ना। किसी दुकान पे आपने देखा कि Yes, sir. 5 से नीचे नहीं बिकता है, 10 का भी मतलब हाँ मिनिमम 5 रुपीज। तो अगर 60 पैसे का किसी ने खरीदा अगर, तो वो जिसको भी बेच रहा है वो 70 का बेचे, 80 का बेचे, 1 रुपीज का बेचे, 2 रुपए का बेचे, लेकिन ये बता देगा कि इसको मार्केट में 5 से नीचे मत बेचना। इज इट क्लियर? क्योंकि ये क्या है, क्योंकि मार्जिन, अगर उन्हें पता चल गया मार्जिन कितना ले रहे हैं, तब तो फिर ये मार्केट बैठ जाएगी, फिर बंद हो जाएगी ना। क्यों? ऐसा होगा ना। Yes, sir. अगर रिटेलर को ये पता चल गया कि ये बनता है 60 पैसे का, जैसे मैं ही हूं, मुझे पता चला कि जो लोग खरीद रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, मेरे जानने वाले थे, तो मुझे पता चल गया कि अरे बस 60 पैसे का मास्क और 10 रुपए का बिक रहा है मार्केट में, तो मुझे लगा इतना मार्जिन, तो मैंने मास्क लेना ही बंद कर दिया। क्यों? मैंने गमछा लगाना शुरू कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है डनलप फिनोटिक टायर कंपनी लिमिटेड का दूसरी कंपनी के साथ कि देखिए रिटेल प्राइस एक लिस्ट में दे रहा हूं, इससे कम का नीचे नहीं बिकना चाहिए, आपको मार्जिन कतई नहीं लेना है, कोई बात नहीं। लेकिन जो नीचे एक अंडरटेकिंग दी है, उसने क्या किया, इसको उससे कम में बेचा और उसका ब्रीच हुआ, उसमें उसने केस किया। तो केस करने के बाद ये हुआ कि जिसने नीचे बेचा उसने कहा देखिए ऐसा है, हमारा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। क्या नहीं था? क्या नहीं था प्रवीण? डनलप फिनेटिक टायर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? ड्यू एंड कंपनी के साथ। क्यों? यस सर। एंड सेल्फ्रिज एंड कंपनी के साथ तो था नहीं कुछ, बताइए। उससे कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट? Whether Dunlop Funetic Tire Company can sue Selfridge and Company for the breach of contract? Selfridge and Company is the third party. मिताली, आप लोगों को समझ Yes, sir. आपको समझ आ रहा ना ये? तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक थर्ड पार्टी कैन नॉट इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? एंड this principle was affirmed in Dunlop Funetic Tire Company versus Selfridge and Company. कौन सा principle? Which was propounded in the Tweedle versus Atkinson privity of contract that was applied, affirmed in this case. Okay? तो यहां तक तो ये बात हुई। आप लोगों को ये समझ में आया नहीं आया? हाँ जी अंकित, जी सर। इसको समझने के बाद अब एक चीज आपको और समझनी है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंग्लैंड, सॉरी प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इन इंग्लैंड एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इन इंडिया। ये जानना जरूरी है। आपको जो पोजीशन क्लियर होगी कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की स्टेटस इंडिया में क्या है और इंग्लैंड में क्या है, दोनों समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ेंगे। जस्ट नोट डाउन प्लीज द पोजीशन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इन इंग्लैंड प्लीज। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अंडर इंग्लिश लॉ, नोट डाउन, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द consideration must move from the promisee and the promisee only. Consideration must move from the promisee and promisee only. Stranger to consideration cannot enforce the promise. Second, a contract cannot be enforced by a person. A contract cannot be enforced by a person who is not party to it.
even though it is made for his benefit. Even though it is made for his benefit. And privity of consideration under Indian law. Sir, Even though it is made for the benefit, even though it is made for his benefit. Okay. Privity of consideration under Indian law. The former, these two proposition is not at all applicable in India. A promise is enforceable. A promise is enforceable if there is some consideration for it. If there is some consideration for it, it is quite immaterial. It is quite immaterial whether it moves from the promisee or any other person. इंडिया में क्या है? हाँ जी, क्या पता चला? ऊपर की दोनों कंडीशंस इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। वर्णिका, इंडिया में क्या है? इंडिया में कंसिडरेशन आ सकता है, दूसरा दे सकता है कि नहीं दे सकता है? Yes, sir. Or a promise is enforceable if there is some consideration paid for it. हाँ जी, तो ये आपने देखा कि सेक्शन 2D में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। और जो सेकंड बात इन्होंने कही थी कि कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट पार्टी। यहाँ पर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय पार्टी इफ इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पार्टी। अगर उस पार्टी के बेनिफिट के लिए कोई ट्रांजैक्शन बनाया गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो इन्फोर्स करा सकता है। क्यों करा सकता है कि नहीं करा सकता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरली नॉट एप्लीकेबल। क्या है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरली एप्लीकेबल नहीं है अपने यहाँ, कि मतलब थर्ड पार्टी कैन नॉट इन्फोर्स, इट्स ओके, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, यानी फॉर द बेनिफिशियरी, इफ अ पार्टी इज अ बेनिफिशियरी देन ही मे इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? yes, sir. हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जस्ट गो टू द सेक्शन पेपर, जस्ट गो टू द पेज नंबर 83। पेज नंबर 83, चिनैया वर्सेस रमैया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, चिनैया वर्सेस रमैया। ये केस आप लोग नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो नहीं इंपॉर्टेंट है मैं मिस कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, उनको छोड़ रहा हूँ मैं। चिनैया वर्सेस रमैया, जस्ट रीड द केस प्लीज। मिताली, आपके पास अगर अवेलेबल है तो। चिनैया वर्सेस रमैया, हमने इससे पीछे क्या केस डिस्कस किए, प्लीज एक बार बताइए मुझे तेजी से। वर्णिका, कौन कौन सा केस डिस्कस किया हमने यहाँ पर कंसिडरेशन में? Sir, one was Dunlop. शुरुआत से बताइए सारे केसेस। Okay, sir. हाँ जी, Crew versus Sir, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट। सर, एक फर्स्ट वाज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इससे पहले Sir, Crew versus Misa. कुरी वर्सेस मीसा। कुरी वर्सेस मीसा। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद। एंड then you mentioned one Newton versus Pule, and the another one was Dunlop Pneumatic Type Company versus Selfridge. Tweedle. Tweedle and Atkinson also. ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। देखिए पता है वर्णिका, ये टिप पर हो जानी चाहिए आपके। कोरी वर्सेस मीसा, द वर्ड कंसिडरेशन इज डिफाइंड। बलदेव प्रसाद, एंड उसके बाद आपका कौन सा तीसरा केस है? केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद, डटन वर्सेस पुले, एंड द ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। ओके, एंड लास्ट इज डनलॉप फिनेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ रिजाइन कंपनी लिमिटेड। जितना आपकी क्लैरिटी होगी केस को, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट में आपको बता रहा हूँ कि इलस्ट्रेशन और केस लॉ, ये अगर जितना क्लैरिटी आपकी रहेगी ना सब्जेक्ट के ऊपर,
आपके टिप पर होने चाहिए कि यस कंसिडरेशन ये केसेस हैं, आप मेंस में उतने ही अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना वर्णिका? कोई लिख नहीं पाता Yes, है, sir. लिख नहीं पाता है, मैं आपको बता दूं, वहां जाते जाते सब भूल जाते हैं। और जितना प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छी होगी उतना अच्छा आंसर लिख पाओगे। जब तुम्हें केस नाम पता होता है ना तो फैक्ट अपने आप याद आ जाते हैं। ठीक है प्रियंका, आपको पता चल रहा है कुछ कि Yes. क्वेश्चन लिखते समय आंसर करते समय कुछ याद आता है वहाँ क्या केस का नाम एक भी? अगर तैयारी आपकी नहीं अच्छे से, अगर आपको नहीं आपने प्रिपेयर किया है, आपको टॉपिक पर आपकी जानकारी नहीं है अच्छी, तो आप नहीं लिख पाएंगे, ना आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसको मेंशन करें। और आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, और हमें लगता है कि पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए एक और लेक्चर ले लेंगे इसके ऊपर, तो फिर छूटेगा नहीं कुछ। ठीक है, Yes, इज इट sir. क्लियर? आज के लिए इतना काफ़ी भी है, याद भी रहेगा आपको। हाँ जी, और यस सर। थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग पॉजिटिवली अपने एक्शन रिएक्शन दोनों ही आप सही करिए, अदरवाइज़ मेरा मतलब फिर मन नहीं करता है फिर उतना अच्छा, समझे? कोशिश करिए कि देखिए कुछ ना कुछ रोज़ सीख कर जाएंगे अगर आप बैठेंगे हमारे साथ। आप समझ रहे हैं ना प्रवीण? आप अगर कुछ पढ़ेंगे बैठेंगे तो कुछ नया सीख कर जाएंगे। आपने जिस दिन ये सोच लिया ना कि अरे समझ नहीं आ रहा या कुछ ऐसा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं वो, अब मैं क्या बताऊं उनको, उनके साथ क्या होने वाला है वो समझ भी नहीं रहे हैं अभी। और वो ये जो बूंद बूंद करके घड़ा भर रहा है ना तुम लोगों का, बूंद बूंद करके, जैसे आज आपने ये 3-4 केसेस समझ लिए, कुछ सीखा या नहीं सीखा वर्णिका आज? Yes, sir. सीखा. सीखा ना तुमने कुछ आज? तो आप समझ लो कि अगर तुमने कल की क्लास नहीं ली तो तुम कुछ ना कुछ तो जरूर मिस कर दोगे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर अगर तुमने कल की क्लास मिस कर दी तो इसका मतलब कि कुछ जानकारी थी जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी वो तुमने छोड़ दी। जो लोग नहीं ले रहे हैं वो जाने दीजिए, अपने मतलब नहीं है। और कोशिश होगी कि वही लोग रहेंगे, तो मुझे बताया ना तुम्हें कि मुश्किल से 20-25 लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोग, फॉर्म बहुत लोग भरते हैं, पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। जितना तुम लोग टाइम दे रहे हो इतना टाइम अभी मैं लिख कर देता हूँ कि लॉ फैकल्टी के 3000 स्टूडेंट में 30 भी निकल आए तो बताना। पता है पढ़ भी रहे होंगे तो समझ नहीं रहे होंगे, बस लॉगिन कर लिया, 800 की भीड़ में बैठे हुए हैं आराम से, नहीं समझ आएगा ना। वो पूछेंगे तुमसे, वो आपसे पूछेंगे ही नहीं कि अब तुम जग रहे हो सो रहे हो, कोई मतलब उनको नहीं है, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने इतना पैसा ले लिया है कि मतलब वो दिन में खर्च करने के लिए शाम को आकर के बैठ जाते हैं, पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि रोज़ कुछ ना कुछ नया जानिए, समझिए। ठीक है, कम से कम आपको नेविगेट तो कर रहे हैं ना, किस टॉपिक में ये आपको जानना है, ये पढ़ना है आपको। पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तो रहेगा ना ये। मिताली, कोशिश करिए कि टाइम से आप लोग सारी चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मीट एट 6 AM। कल मिलते हैं मॉर्निंग में, ठीक है? और एविडेंस की क्लास कल आप लोग रहिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Yes, Thank you, sir. sir. वेलकम वेलकम वेलकम।